नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन। मैं सौरभ आप सबके बीच लेके आ गया हूँ फिर से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो हमारा सेशन चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसमें एक नया अध्याय जोड़ने के लिए, एक नया टॉपिक जोड़ने के लिए, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, तो आइए थॉट ऑफ द डे ले लेते हैं हम लोग अपना आज का, कि मेरी नींद उड़ गई यह सोचकर कि सरहद पे जो खून बहा था वो मेरी नींद के लिए था। तो नींद उड़ा लीजिए, तो तैयारी कर लीजिए आर्मी ज्वाइन करने की। ठीक है, तो आइए अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं अपना बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन। नॉर्मल सी बात लेते हैं, तराजू है, उसके अंदर अगर हम लोग वेट बराबर डालेंगे तो हमें पता लगेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर वेट बराबर डालेंगे तो पता लगेगा नहीं वेट बराबर है, जहां भी एक दाना भी ऊपर नीचे हुआ तो वहां वो हिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों का होता है, शक्तियों का होता है कि कौन सा देश हमसे ज्यादा पावरफुल है, उसके ऊपर। हालांकि आज ये बिल्कुल हट चुका है, आज के समय में मल्टी पोलर सिस्टम चलता है हमारा। ठीक है, ये चलता था जब पहले कहा जाए 19वीं शताब्दी में होल्डर का काम किसी अपने ब्रिटेन ने किया था। आज अगर जरूरत पड़ी तो होल्डर का काम कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो वैसे ही चलता था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैलेंस ऑफ पावर का अपना अलग महत्व है। हम थोड़ा पीछे चलें तो बहुत बड़े विद्वान कौटिल्य ने ये बात बोली है, अपनी जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी थी किताब, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या बताई हुई है। उन्होंने ये कहा गया है कि अगर अपने पड़ोसी राज्यों के साथ, एक राजा के तरीके से बात की उन्होंने, सुने, एक अपने पड़ोसी राज्यों के साथ अगर हमारा शक्ति का विभाजन समानता के साथ है तो हमारा कोई इशू नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर एक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आगे ही बढ़ेगा तो हम चार मिलके उसको रोक लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बने, जैसे मान लो, मैं बता देता हूँ आपको कि मान लो एक ग्रुप है, 5 दोस्तों का ग्रुप है। ठीक है, एक दोस्त को सब ने मिला कि हम इकट्ठे पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मगर एक कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ पढ़ाई करने लगेगा तो ये सारे मिलकर उसको रोक लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे नहीं, अगर आपने बोला है कि हम लोग मिल के पढ़ेंगे तो आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। आप वो जो एक्स्ट्रा लोगे वो सभी के साथ या तो बांटोगे बराबर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जुबान की बात है, वो नियम और रूल रेगुलेशन। क्योंकि हम भी कोई काम करेंगे या हम लोग अपने दोस्त के साथ कोई भी ग्रुप में पढ़े स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, तो उसके हम लोग नियम बताएंगे, भैया इतने से इतने समय काम होगा, इतने से में खाने पीने काम होगा। उसमें जरा ऊपर नीचे आता तो हम लोग एक हो जाते हैं, कभी कभार एक ग्रुप बन जाता है। देखते नहीं है, कभी कभार एक ही 4-5 लोगों में ही 4 ग्रुप एक हो जाता है, एक अकेला हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो वैसे ही उस समय भी होता है। तो उस समय उन्होंने इस पर एक बहुत अच्छी दूरदर्शी अपनी दृष्टि डाली थी और उस पर बात की थी। वैसे कहा जाए तो ये पावर मैनेजमेंट में से निकला हुआ एक शब्द है, बैलेंस ऑफ पावर, उसी की एक शाखा है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष है। कोई भी अगर नॉर्मल पॉलिटिक्स लोगे, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर, ये तो सब जानते हैं और इस पर कोई दो राय नहीं है। मगर इसको पाने के लिए अगर लोगों को अगर खुला छोड़ दिया जाए, सभी देशों को, तो वो देश क्या करेंगे, वो इस पे अराजकता फैला देंगे, आतंक फैला देंगे, हर चीज में वो अपनी भागदौड़ करेंगे और अपनी सत्ता आजमाएंगे और चारों तरफ त्राहिमाम हो जाएगा, महासंग्राम हो जाएगा। ठीक है, उस चीज को बचाने के लिए ये बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट आया था, ताकि ये युद्धों को रोके, ये सभी लोगों के बीच प्यार भावना बना के रखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर ये इसके तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे मेरिट डिमेरिट क्या रहे। ये तो ऊपर ऊपर से था कि बैलेंस ऑफ पावर का बेसिकली क्या है, आगे मैं और बताता हूँ बैलेंस ऑफ पावर क्या है। जैसे मान लो एक तराजू है, ठीक है, हम लोग 5 देशों को लेते हैं हमेशा साथ। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो नेशनल पावर में मैंने थोड़ा इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम 5 देशों को लेते हैं क्योंकि जो सबसे पावरफुल होते हैं उनमें से क्या होता है, होल्डर का काम एक देश करता है जो सुपर पावर होता है। ठीक है, उसके बाद वो 5 देश, उन 5 देशों के जो काम होते हैं, जैसे मान लो इंडिया, रशिया, फ्रांस, चाइना और एक देश और लगा लो, कोई आई थिंक लगा लो आप इंग्लैंड लगा लो, या आप लगा लो अरब कंट्रीज में से, क्योंकि वो भी ऑयल के, उनका व्यापार बड़ा अच्छा होता है, वो लगा लो। उनमें से क्या है कि अब अगर मान लो चाइना का ही हम लोग ज्यादा लेंगे, चाइना अगर ऊंच नीच करेगा थोड़ा, अगर मान लो पावर अपनी गेन करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो हम चारों मिलके इसको रोक लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अपनी पावर बैलेंस करना, नहीं तो ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का तराजू है ये डामाडोल हो जाएगा।
ये हिलने लगेगा, ठीक है। तो हमें इसको पावर को बैलेंस करने के लिए ये काम होता है, सभी देश एक हो जाते हैं, यूनिटी इसे बोलते हैं, यूनिटी, तो वो हो जाता है। और यहाँ पे अमेरिका ऑलवेज स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ऐसे काम चलते हैं यहाँ पे, बैलेंस ऑफ पावर इसे बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद आज जैसे मल्टीपोलर का सिस्टम है, मल्टीपोलर बहुत से देश हैं जो विकसित कर रहे हैं, वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। उसमें इंडिया का नाम भी बहुत अच्छे जोरों शोरों से चल रहा है। तो उसी में बात ये आपको बताना चाहता हूँ कि बैलेंस ऑफ पावर में सभी देश इकट्ठे होंगे। तो आज मल्टीपोलर जो सिस्टम चल रहा है इसमें बैलेंस ऑफ पावर का काम नहीं है, आज ये बिल्कुल खत्म हो चुका है ये कंसेप्ट बेसिकली। बट देखते हैं कब तक, अगर फिर से 5 कंट्रीज आई, फिर से हमें लगा कि नहीं अब हमें बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत है, तो ये कंसेप्ट आएगा। मगर अभी ये कंसेप्ट खत्म है, ये सिर्फ टॉपिक है। तो इस सेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा था, तो मैंने कहा आपको बताया जाए। उसके बाद ये पता लग गया शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति संतुलन, शक्ति को समानता। अगर मान लो मेरी एक बाह में ज़्यादा शक्ति है, एक बाह में कम है, तो क्या होगा, मेरी शक्ति पूरी नहीं है, मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, ठीक है, मैं सक्षम नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे एक हाथ में ज़्यादा पावर है, एक हाथ में कम है। वैसे ही अगर देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश को ज़्यादा शक्ति, किसी देश को कम मिली है, या कहें तो बैलेंस ऑफ पावर में जितने देश आते हैं उनको कम शक्तियाँ मिली हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो बराबर का बैलेंस, समानता नहीं मिलेगी, इक्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये दिक्कत आती है उस समय। तो एग्जाम्पल मेरे को लग रहा है आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग इसकी बेस्ट डेफिनेशन लेते हैं, बेसिकली क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या, हांस जे मार्गेंथो जो बहुत अच्छे राइटर हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं उसको काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो बड़े विद्वान है, इनका कहना है कि शक्ति संतुलन के जो संतुलन के बारे में लोगों के स्थिति है, जैसे उनके अभिप्राय हैं, उसमें कहा गया है कि जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच शक्तियों का लगभग समानता के साथ वितरण होता है, उनको डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोर्टफोलियोज होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन का जो कंसेप्ट निकला है, इसके अंदर से जितने भी राष्ट्र होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके बीच समानता का अधिकार होता है। मोस्ट ऑफ दी हम इसमें से 5 कंट्रीज लेते हैं, टॉप 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम चलाते हैं, कौन सी कंट्री बैलेंस है, कौन सी, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन, इसकी मैं डाल दूंगा डेफिनेशन अच्छे से राइट की हुई। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो अब इसकी विशेषताएं हम लोग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात, सक्रिय हस्तक्षेप, एक्टिव इंटरवेंशंस। सबसे बड़ी बात, अगर मान लो ये मैंने 5 कंट्रीज आपको बताई, एक देश ज्यादा करेगा, एक देश अपनी पावर ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो क्या करेंगे, ये चारों मिलकर इसको रोक लेंगे, बोलेंगे जो हिस्सा तूने लिया है, किसी भी देश पर अगर अटैक करके लेने लगेगा तो बोलेगा अगर कोई भी हिस्सा तूने लिया है तो वो हिस्सा या तो हमारे सब में बराबर का हिस्सा करो, या तो ऐसा करो वो हिस्सा छोड़ दो, ठीक है। तो वही होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सक्रिय हस्तक्षेप, एक्टिव इंटरवेंशंस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है, टेस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज वॉर। शक्ति संतुलन की कसौटी युद्ध होती है, बिल्कुल सही बात। अब मान लो कौरव और पांडव थे, पांडव और कौरव, ठीक है, ये लगा लो, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब इनमें कितनी, कौरवों में कितनी शक्ति, पांडव में कितनी शक्ति, इसका कुछ नहीं पता लग पा रहा था, कैसे कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसके लिए क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध भी कौन सा हुआ, महाभारत हुआ, ठीक है। तो वही चीज है कि अपनी पावर को दिखाने के लिए तभी कोई राजा बन सकता था, तो वही है, अपनी पावर दिखाने के लिए युद्ध सबसे बढ़िया स्टेज है, मंच है, जो सूरमाओं के लिए, वीरों के लिए, योद्धाओं के लिए होता है। तो वही चीज इसने बोली, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश है अगर वो अपने टॉप मोस्ट बनना चाहता है तो उसके लिए उसको युद्ध की कसौटी पे आना पड़ता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कि बिग पावर्स आर एक्टर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। वही बात नेशनल पावर में भी हमने आई थिंक ये बात बोली थी कि जितने भी मान लो सक्सेसफुल कंट्रीज हैं वो इसमें बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, किसमें, बैलेंस ऑफ पावर में, बैलेंस ऑफ पावर में,
ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज अ लीडिंग कंट्री। मतलब मैं मान लो मैं अभी राजा हूँ, मेरा हम इंडियन लेवल पे देखते हैं इस चीज़ को कैसे। हमारा इंडिया है, हमारे राज्य हैं, ठीक है, उनको हम बैलेंस ऑफ पावर मानते हैं। इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा होल कंट्री मानते हैं, ठीक है। जो हमारे राज्य हैं वो अब लीडिंग होंगे, उनमें सबसे बेस्ट टॉप 5 हम लोग स्टेट्स लेंगे और उन स्टेट्स को हमारा होल्डर कौन होगा, इंडिया। वो स्टेट्स होंगी 5, चाहे पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो एंड बिहार ले लो, ठीक है। ये टॉप 5 बोले हैं, मर्जी आपकी, आप अपनी मर्जी के राज्य ले सकते हो, ठीक है। अब ये 5 हैं, अगर इनमें से कोई एक अपनी शक्ति बढ़ाने लगेगा तो क्या होगा, ये हस्तक्षेप करने लगेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा पॉइंट था कि ये एक्टर्स होते हैं, बिल्कुल ये होंगे, ये पूरे इंडिया को नई दिशा देंगे। जो बचे हुए राज्य हैं उनको ये लोग एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, इनके जो मंत्री हैं उनके साथ बाकी राज्यों के साथ ट्रीटीज होंगी कि हम आपके राज्य से ये चीज एक्सपोर्ट करेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे, ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि नहीं, ये एक्टर्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्य भी उठना चाहते हैं उनको ये हेल्प करते हैं, बेसिकली सीधे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लो 5 स्टूडेंट है, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो दूसरे राज्य जो है वो 5 स्टूडेंट, जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करेंगे ताकि वो आगे बढ़े, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो, वही चीज होती है। उसके बाद है राष्ट्र हितों की रक्षा, ये मैं करा चुका हूँ बहुत बारी। प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट आपका बहुत जरूरी है। कोई भी देश अगर साइन करेगा आपके साथ ट्रीटी, आपके साथ रिलेशंस, आपके साथ कुछ भी साइन करेगा, वो सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखेगा। कहीं ये साइन कर, पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना है कि हम लोग अपना लोन पे लोन लेते रहें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ना देखें कि हमारे देश में कितना बुरा हाल हो रखा है, ठीक है, ये चीज आती है। तो वो चीज हमारे यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है। दूसरा बात होती है नीड ऑफ अ बैलेंसर, हमें संतुलन संस्थापक की जरूरत होती है। मान लो ये अपना बैलेंस ऑफ पावर में अमेरिका टॉप पे है। 19वीं शताब्दी में हमारा ये काम, जो बैलेंसर का काम था, वो किया था इंग्लैंड ने, बोले तो ब्रिटेन ने, ठीक है। अब अगर हम लोग 2000 से पहले, 2006 से पहले देखें तो बैलेंसर का काम कौन कर रहा है, अमेरिका। ही इज अ सुपर पावर आफ्टर द 1991, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पावर की जरूरत है तो उसके लिए हमें एक जरूरत किस चीज की है, बैलेंसर की जरूरत है, जो हमें होल्ड करके रखे। क्योंकि तराजू चलाने के लिए भी एक होल्डर होता है ना, जो उसका सब्जी वाले के पास जो होता है, सब्जी वाला जो तोलता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट क्लियर होते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आता हूँ मेथड पे, इसके क्या क्या मेथड थे। उस पर हम लोग आते हैं शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, बोले तो आर्म्स एंड डिसआर्मामेंट और आर्मामेंट। पहले आर्मामेंट को समझते फिर डिसआर्मामेंट को समझेंगे। आर्मामेंट्स का मतलब होता है शस्त्र। अगर आपको इस विश्व में सरवाइव करना है तो आपके पास बेहतरीन हथियार होने चाहिए। क्यों? कोई भी, अगर मान लो पुलिस है, पुलिस तो बंदूक चलाती है, जरूरत पड़ने पे चलाती है, मगर ऑलवेज अपने साथ रखती है। आर्मी बॉर्डर पे होती है, ऑलवेज अपने साथ रखती है। क्यों? ये नहीं है कि जब मन करे दाग दो, नहीं, सामने वाले को डर दिखाने के लिए कि हमारे पास हथियार है। अच्छा चलिए एक चीज बताओ, हम लोग विदेशों में जाके अपने सैन्य अभ्यास क्यों करते हैं, या कभी हम लोग जब झांकियां निकालते हैं या 26 जनवरी पे जब होती है तो अपने हम हथियार क्यों दिखाते हैं, मिसाइलें क्यों? क्योंकि हम लोग ये दिखाते हैं कि हम सक्षम हैं, ताकि अगर सामने वाला अटैक करेगा तो हम उसका जवाब भी अटैक से दे सकते हैं। जैसे आज सेना का हुआ, 20 हमारे जवानों को वीरगति मिली, तो उल्टा ही विद इन फ्यू मिनट्स हमने उनके 43 को उड़ा दिया, ठीक है। तो वो है कि हम बस देखते जाओ, छेड़ो मत। तो वही हाल इस आर्मामेंट्स में होता है कि हमारे शस्त्र हमारे पास हैं, ये देख रहे हो आप, मगर हमसे उलझने की कोशिश ना करें, ये दिखाने के लिए। निशस्त्रीकरण का होता है कि शस्त्र छोड़ दिया जाए। जैसे मान लो अमेरिका था, जब उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो उसके बाद उसने बोला और कोई कंट्री न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करेगी या वो नहीं करेगी, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगी। बट क्या हुआ, हमने कहा नहीं, न्यूक्लियर पावर जरूरी नहीं कि सिर्फ अटैक करने के लिए रखो, वो न्यूक्लियर पावर हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए रख सकते हैं, बिजली और अदर फैसिलिटी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है। तो डिसआर्मामेंट ये मतलब है कि हथियार बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बोथ आर इम्पोर्टेंट,
बोथ आर टू कॉइन, वन कॉइन टू साइड्स, ठीक है, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि हमें आर्मामेंट की जरूरत भी है और इस सृष्टि पे आतंक ना फैले, इस पृथ्वी पे आतंक ना फैले, उसके लिए डिसआर्मामेंट की जरूरत भी है, मगर जरूरत पड़ने पे ही चलाएं, जब हद हो जाए। जैसे कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र अस्त्र है, मगर ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए भी कई समय होते हैं, तो वही चीज़ है। अस्त्र को हम लोग नॉर्मल ब्रह्मास्त्र लेते हैं, निशस्त्रीकरण को हम लोग हमेशा एक अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही आर्मामेंट की जरूरत पड़े, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट। आगे हम लोग सकते हैं हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप, इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन। जब कोई प्रॉब्लम होगी इन कंट्रीज में, क्योंकि हम तो नॉर्मल इन्हीं को लेके चलेंगे, इनमें होगी तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेंगे, तुरंत करेंगे, नहीं भैया ये गलत है, नहीं भैया वो गलत है, अगर आपने गलत किया है तो उसकी गलती मांगो, ठीक है, ताकि जो हमारा रूल चल रहा है या बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट चल रहा है उसको एक नई दिशा मिले, उसको एक सपोर्ट मिले, ठीक है। तो ये तो था हस्तक्षेप। और अहस्तक्षेप का मतलब है कि अगर जरूरत, अगर मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, तो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नॉर्मल अपना जिंदगी जी रहे हैं, सबसे बेस्ट, ठीक है, ये कंसेप्ट। दूसरा होता है फूट करो राज करो, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। इस कंसेप्ट को तो हम इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं, क्यों, पहले अंग्रेज कर गए, आज नेता लोग कर रहे हैं, फूट करो राज डालो। बहुत से लोग, क्यों, आज हम लोग भी इतनी चीज़ों में बढ़ चुके हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं, अपनी बस इतनी जड़ों तक फैला ली है बुरी चीज़ें, समाज में भेदभाव इतना सब कुछ हमने फैला लिया है कि बस नीचे के नीचे लोग ही तरस जा रहे हैं, ऊपर के लोग मजे कर रहे हैं। वही चीज़ है कि अब अगर समझने की चीज़ है इसको, तो समझिए ये कि पहले जो अंग्रेज हम पे राज कर गए, अब वो ना हो, पहले के अंग्रेजों को आज का नेता समझो, और जो उस समय पीड़ित लोग थे उनको आज के युवक समझो, आज के लोग समझो, तभी समझ पाओगे। सिर्फ अपना इसका दिमाग का यूज करना है, ठीक है, ये किसी और के दिमाग से नहीं चलना, अपने दिमाग से चलना है। जिस दिन आप अपने दिमाग से चलने लगे उस दिन सक्सेस आपके कदमों में, ये मेरा दावा है। इस तरीके से ये डिवाइड एंड रूल को भी आप लोग बहुत अच्छे समझोगे। बफर स्टेट्स और जोन, माने कि जैसे मान लो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, इन दोनों के बीच कुशन का काम किसने किया, इंडिया ने, ठीक है, इसे बोलते हैं बफर जोन, ठीक है। जो उसमें कुशन का काम करता है, जैसे मान लो दो, उनको दबाया और उसके बीच में एक कंट्री है जो उसको रोक रही है, वो है अपनी इंडिया। तो ये है बफर जोन का मतलब, ये दो विरोधी राज्यों के बीच एक निष्पक्ष, भारत ना इसके पक्ष में ना इसके पक्ष, भारत निष्पक्ष, ठीक है, ये। इसके बाद है बैलेंसर की जरूरत है, ये बात है, वही बात आ गई कि 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने किया, 20वीं शताब्दी के अंत, बहुत ही अंत तक ना कहे तो 47 या 45 तक जब विश्व युद्ध चल रहा था, तब तक इंग्लैंड ने किया। उसके बाद कुछ समय अमेरिका बना, हाल ही के कुछ समय, बट उसके बाद ये भी खत्म हो चुका है, बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट इस दिस में। उसके बाद अब हमारा बनेगा पॉइंट मेरिट, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है, उसके ऊपर है शांति की गारंटी। मेरिट कर रहे हैं, इसको गौर करिएगा कि बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली है क्या। हमारा पॉइंट है शांति की गारंटी, बैलेंस ऑफ पावर देता है शांति की गारंटी, मगर कुछ इशू, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बोले तो अगर कुछ इसमें वो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रक्शंस होती है कि नहीं, कंडीशंस होती हैं, सॉरी कंडीशंस होती हैं, वो जरूरी होती हैं। अगर वो नहीं है तो शांति बना पाना मुश्किल है। इसीलिए इसका अगर हम डीमेरिट पॉइंट करेंगे तो उसमें भी इसका ये है कि ये शांति स्थापित नहीं कर सकता है बैलेंस ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि चलो ये 5 कंट्रीज को कर लेगा, बाकी कंट्रीज में कैसे शांति स्थापित होगी, वो चीज बढ़ी जाती है। तो मेरिट और डीमेरिट के दो पहले पॉइंट बनते हैं कि एक तो ये शांति स्थापित करता है, दूसरा कि ये करने में सक्षम नहीं है, ये भी हम बोले। तो ये 2 पॉइंट्स बनते हैं। पर जो कोई भी चीज होती है उसके लिए आपको कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं हम लोग सब कुछ कर लेंगे, नहीं। कोई चीज अगर मान लो मैं एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल,
कि मतलब आप ये बोलो कि सॉरी माफ कीजिए, इम्पॉसिबल, क्योंकि आज हमारे पास हम लोग करने को सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है ना, उसको हम कहें कि वो बिल्कुल ही ठीक है तो भी गलत है, और कहें बिल्कुल ही गलत है तो भी गलत है। ठीक है, इसको हम न्यूट्रल रखते हैं और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इसको स्टैब्लिश करते हैं, वहाँ उसको लागू करें। ठीक है, ये पॉइंट है। इसका है मेंटेन इंटरनेशनल लॉ। वही बात है, इंटरनेशनल लॉ को हमने पीछे भी पढ़ा है वीडियोस में, कि अंतरराष्ट्रीय कानून को ये मेंटेन करके रखता है, उसको सबके सुरक्षा करके रखता है उसकी, ताकि उसका कुछ गलत यूज ना हो और वो अच्छे से रह सके। ठीक है, वो अच्छे सर्वाइव कर सके और रूल रेगुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई देश ये ना बोले कि इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उसने हमारे साथ गलत किया या उसने हमारे साथ। न्याय सबके लिए होना चाहिए और बराबर का न्याय, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने ये बात कही है कि न्याय को अगर न्याय को अगर समय पे ना दिया जाए तो वो न्याय नहीं, अन्याय कहलाता है। ठीक है, तो न्याय को हमेशा समय पे देना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना टॉपिक अपना आगे पॉइंट्स में चलते हैं। तो युद्धों को रोकता है ये, डिस्करेजेस वॉर। ठीक है, हाँ रोकेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़े देश हैं वो युद्ध के लिए सबसे आगे आते हैं, छोटे देश कभी नहीं आते। क्यों? उनको पता है यार हमने अगर हम आएंगे तो हमें 2 बम डालेंगे, हम हार जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक तौर से हम पावरफुल नहीं है, आर्मी तौर से नहीं है, तो हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं। तो वही चीज है कि ये युद्धों को रोकता है, क्योंकि होल्डर इज अ सुपर पावर। देन अगला सेकंड रनअप ये, थर्ड रनअप ये, फोर्थ ये, ऐसे चलते हैं। फिर इतना आ गया, कहेंगे क्यों लड़ना यार, आपस में समझौता कर लो, बात खत्म। यही होता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है, छोटे राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, सभी देश हैं वो छोटे राज्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, नॉर्मल सी बात है। उनकी हेल्थ के नीड्स की जरूरत को पूरा करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। डीमेरिट्स हमारा पहला पॉइंट है कि शांति स्थापित नहीं कर सकता ये बैलेंस ऑफ पावर, वो हमने क्लियर कर लिया था इस वक्त अपना। हमारा अगला पॉइंट आता है विश्व को विभाजित कर देता है, डिवाइड द वर्ल्ड। बिल्कुल, क्यों? 5 देश हो गए, उसके बैलेंस ऑफ पावर हो गया, 2 गुट में बट गया देश। जैसे मान लो, एग्जांपल नहीं समझ पा रहे हो, ये है 5 देश हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये 1 है, इनको होल्ड करने वाला ये है, तो दो डिवीजन तो यहाँ बन गई। ठीक है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्री हैं और अनडेवलप्ड कंट्री हैं जो, वो ये भी हो गया। इस तरीके से वो बहुत सी जगह पे इनको डिवाइड कर देता है। उसके बाद हमारा आता है बिग पावर। ये बड़ी शक्तियों का खेल है, नॉट अ छोटी कंट्रीज का, स्मॉल कंट्रीज का। ये बड़ी शक्तियां ही से खेल सकती हैं। माने कि अगर मान लो कोई बड़ा पावरफुल कंट्री से वही खेल सकता है, छोटा कंट्री नहीं खेल सकता। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ 2-3 पॉइंट्स थे डीमेरिट्स के। टॉपिक ना ज़्यादा लंबा करता हूँ, मैं आपको ये टॉपिक अपना ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे बस एक बात बोलता हूँ, देखिए कुछ भी हो, आप अगर कंट्री के बारे में सोचते हैं ना, तो ना आपके कास्ट आती है बीच में, ना आपका कोई पसंदीदा पार्टीज आती है बीच में, ना कुछ आता है। सिर्फ आपके देश में एक चीज़ आती है, हिंदुस्तान, इंडियन, भारतीय, बस। क्योंकि विदेश में जाओगे आपको सिर्फ इंडियन पहचान होगी, ये नहीं पूछेंगे कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है या कोई दूसरी कास्ट से, ये सब नहीं पूछा जाता। सिर्फ बोलते हैं वेयर योर कंट्री, इंडिया, हु आर यू, इंडियन, बस ये चलता है। ठीक है, तो प्लीज ये जो आजकल जो ये पॉलिटिक्स चली है इसके बीच में मत पढ़िए। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स इंटरनेशनल, बट ये सिर्फ सब्जेक्ट तक लिमिट रखिए। ठीक है, ये ना हो कि इन सबको समझ के, और हम लोग इधर एग्जांपल्स देते हैं तो इसको समझ के बस कमेंटबाजी शुरू हो जाए, वो सब बिल्कुल नहीं। आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी, मैं भी सिखाऊंगा, आप भी सीखना और आप भी मुझे कुछ सिखाना। ठीक है, ताकि हम लोग का प्यार बना रहे। और अभी तो बहुत छोटी फैमिली है हमारी, मुझे उम्मीद है कि जो 60 सब्सक्राइबर हुए हैं, धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे, परिवार और बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। तो बस ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे बस यही बोलता हूँ कि आज हमारी गर्मियाँ बहुत हो चुकी हैं, देखिए पसीना भी आ रहा है, तो पक्षियों के लिए पानी रखिए, जानवरों से प्यार कीजिए। और इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और बस कुछ नहीं,
बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन। किसके साथ? सौरभ के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।